सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज सी एस आनित्य सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच। एंड आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं द टॉपिक ऑफ ऑडिट प्लानिंग। देखना बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल टॉपिक है, बहुत मजा आएगा, ठीक है। एंड बिलीव मी, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक। तो ऑडिट प्लानिंग की अगर हम लोग बात करें तो साथ में ऑडिट स्ट्रैटेजी वर्ड भी हमेशा यूज होता है, और ये अपन कहां डिस्कस करते हैं, ऐसे 300 के अंदर डिस्कस करते हैं, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थिंग्स इन ए वेरी वेरी सिंपल मैनर, इन ए वेरी वेरी लॉजिकल मैनर, राइट। अब देखना, यहां पे मैं आपको बुक के टेक्स्ट में नहीं ले जाऊंगा। आई एम नॉट गोइंग टू टेक यू द टेक्स्ट ऑफ द बुक। हम लोग बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड मैनर पे, एक लॉजिकल मैनर पे पूरे प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं। कुछ नोट्स मैं आपको बनवाने वाला हूं इस पूरे टॉपिक का, जिससे कि आपका टॉपिक पूरा का पूरा आसान हो जाएगा। तो आपको भी क्या करना है, आपको भी फिलहाल कुछ नहीं करना, सिर्फ मुझे अच्छे से देखना है, जो मैं नोट्स लिखवा रहा हूं वो अच्छे से देखना है और चीजें अच्छे से समझनी है, और बाद में आप नोट डाउन कर लोगे। अभी आपका फोकस नोट डाउन करने में भी नहीं होना चाहिए, अभी आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ मुझे सुनने में होना चाहिए, राइट। इस स्क्रीन को देखने में होना चाहिए, और जो भी चीजें मैं बता रहा हूं उन चीजों को आपको रिपीट करना है मेरे साथ साथ, एक रिपीट वैल्यू क्रिएट करनी है, अपने माइंड के अंदर चीजें सेट करनी है। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, ठीक है। और नोट्स आपको बनाना है मेरे साथ, दैट इज अ कंपल्शन, तब जाके ये टॉपिक एकदम आसान बन जाएगा आपके लिए। अब देखना, व्हाट इज द ऑडिट प्रोसेस। बहुत लॉजिकल मैनर में सोचो, व्हाट इज द ऑडिट प्रोसेस। जब मैं ऑडिट करने जाता हूं तो क्या होता है, इस प्रोसेस का जिक्र अपन बार बार करते हैं पूरा ऑडिट पढ़ते वक्त, कि व्हाट इज द ऑडिट प्रोसेस। तो जब मैं ऑडिट एक्सेप्ट करने जाऊंगा, सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले मैं टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंटर करने वाला हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आई शुड एक्सेप्ट द ऑडिट। अगर मैं ऑडिट एक्सेप्ट करूंगा तभी तो कहानी आगे बढ़ेगी, अगर मैं ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा तो वहां पे तो कहानी आगे बढ़ने वाली नहीं है ना। तो अगर मैं ऑडिट एक्सेप्ट करता हूं तो सबसे पहले मैं टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंटर करूंगा। इसके बारे में अपन कहां डिस्कस करते हैं, ऐसे 210 के अंदर डिस्कस करते हैं। और उसके बाद अपन जब ऑडिट एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझते हैं कि हाउ इज द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन। अपन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्क को असेस करते हैं, तो वो कहां करते हैं हम लोग, ऐसे 315 के अंदर करते हैं, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ द एंटिटी, आइडेंटिफाइंग द रिस्क ऑफ मेटलिटी, आइडेंटिफाइंग द रिस्क ऑफ मेटल मिस स्टेटमेंट, राइट। और उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन कि हमने क्या अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करा, हमने क्या रिस्क ऑफ मेटल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करा, अपन मेटलिटी डिसाइड करते हैं, सैंपल साइज डिसाइड करते हैं, अपने पूरे ऑडिट को प्लान करते हैं, वी प्लान द एंटायर थिंग। देखो, जब तक प्लानिंग नहीं करोगे ना, तो कभी भी आप इफेक्टिव मैनर में काम नहीं कर पाओगे। अपने पढ़ाई का ही एग्जांपल ले लो, सबसे पहले आपने डिसाइड करा कि भाई मेरे को सीए ज्वाइन करनी है। अब आपने जब डिसाइड कर लिया कि मेरे को सीए ज्वाइन करनी है, उसके बाद आपने सीए के सिलेबस को देखा, आपने सीए के सब्जेक्ट्स को देखा, आपने देखा कि भाई सीए में पासिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब पूरा कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करा। उसके बाद अपना एक प्लान बनाया आपने, राइट। और जो बच्चा प्लानिंग नहीं करके पढ़ाई करेगा तो वो कभी भी अपने कोर्स को खत्म नहीं कर पाएगा, बिकॉज यू हैव सो मेनी सब्जेक्ट्स। आप देखो, सीए इंटर के अंदर आपके पास 8 सब्जेक्ट्स हैं, सीए फाइनल में आपके पास 8 सब्जेक्ट्स हैं, तो प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है कि भाई आज मेरे को फर्स्ट ग्रुप देना है या सेकंड ग्रुप देना है या बोथ ग्रुप देना है। अगर मेरे को बोथ ग्रुप देना है तो मेरा एग्जाम कितने टाइम बाद है, मेरी कितनी कोचिंग्स हैं, एक कोचिंग के अंदर मेरे को कितना टाइम लगने वाला है, कौन सा कोचिंग पहले लूंगा, कौन सा कोचिंग बाद में लूंगा, रिवीजन कब करूंगा, टेस्ट कब दूंगा, 3 बार सिलेबस को रिवाइज कैसे करूंगा। अगर वो सारी चीजें प्लान नहीं करके चलोगे तो कभी भी आप इफेक्टिव मैनर में क्या नहीं कर पाओगे, पढ़ाई नहीं कर पाओगे। और एक बच्चा जो प्लान करके चलेगा तो वो अच्छे से सब कुछ कंप्लीट कर लेगा, वो अपनी कोचिंग्स भी कंप्लीट कर लेगा, वो अपने रिविजन्स भी कंप्लीट कर लेगा, वो टेस्ट भी दे देगा। लेकिन दूसरा बच्चा जो रैंडमली काम करेगा, जो कभी प्लान नहीं बनाएगा, वो सिर्फ सोचते ही रह जाएगा, ना वो कोचिंग्स कंप्लीट कर पाएगा ढंग से, ना वो टेस्ट दे पाएगा। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। बट ऑब्वियसली प्लानिंग भी वैसी बनानी है भाई कि आप इंप्लीमेंट कर सको, रियलिस्टिक प्लान। पहले तो अपने आप को शक्तिमान समझ लेते हो, शक्तिमान समझ के हाँ भाई मैं दिन में 15 घंटा पढ़ लूंगा, 16 घंटा पढ़ लूंगा, एग्जाम है 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, अरे भैया आज से पढ़ लूंगा मैं 15-16 घंटा। और उस अनरियलिस्टिक वे में प्लान बना लोगे तो भैया फुलफिल नहीं होने वाला। प्लान रियलिस्टिक होना चाहिए, प्लान अपने कैपेबिलिटीज के हिसाब से होना चाहिए, प्लान अपने कॉम्पिटेंस के हिसाब से होना चाहिए, राइट। तो आप अपने हिसाब से प्लान बनाते हो, अपने कैपेबिलिटीज के हिसाब से प्लान बनाते हो, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो मुझे पता था कि यार मेरा पढ़ने का एक लिमिटेशन है, मैं एकदम सब कुछ नहीं पढ़ सकता, तो इसलिए मेरा प्लानिंग पहले से सेट था। मेरे को एग्जाम ओरिएंटेड टीचर से कोचिंग लेनी है, मेरे को एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, मेरे को 80% चीजों को 5 बार रिवाइज करना है रादर देन रिवाइजिंग द 116 मार्क्स 2 टाइम्स। सो दैट वाज माय प्लान, दैट वाज वेरी वेरी क्लियर, बिकॉज मुझे मेरी लिमिटेशंस पता थी। लेकिन अगर मुझे ये पता होता कि नहीं भाई मैं तो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट हूं, मैं तो पूरा का पूरा जितना भी पता सिलेबस हो सब कुछ याद कर लूंगा, सब कुछ मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज कर लूंगा, तो मेरी प्लानिंग अलग होती। तो डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटी आप क्या करते हो, अपना प्लान डिसाइड करते हो, है ना।
तो ऑडिट के अंदर भी प्लान बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक डिटेल्ड फ्रेमवर्क होता है। ऑडिटर डिटेल्ड में रिटन में सब कुछ लिख लेता है कि मेरे को ऑडिट में कितना टाइम लगने वाला है, मैं ऑडिट कर, जो भी ऑडिट स्टार्ट करेगा, जो भी ऑडिटर ऑडिट स्टार्ट करेगा, जिस भी ऑडिटर को स्टार्ट करेगा, पहले वो रिटन वे में लिख लेगा पूरा कि हाँ भाई मेरे को ऑडिट कब से स्टार्ट करना है, कितने दिन में खत्म करना है, मैं कौन कौन से स्टाफ को ऑडिट करने भेजूंगा, मेरे को यहाँ पे कौन से लॉज की कंप्लायंस करनी है, कौन सा एफआरएफ मेरे ऊपर एप्लीकेबल होगा, मेरे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या होंगे, मैं एक्सपर्ट्स की मदद लेने वाला हूं यहाँ पे। तो वो सब कुछ प्लान कर लेगा और प्लानिंग करके काम करेगा। ऐसा नहीं कि हाँ भैया चले गए ऑडिट करने और उसके बाद जय राम जी की जैसा मन आया जन उस तरीके से काम करना शुरू कर दिया। जब मन करा सैंपलिंग ज्यादा लेना तो सैंपलिंग ज्यादा ले लिया, जब मन करा सैंपलिंग कम लेना तो सैंपलिंग कम ले लिया, मन करा कि एक्सपर्ट्स की हेल्प लेनी है तो ले लिया वरना नहीं लिया। ऐसे नहीं होता। ऑडिटर प्रॉपर प्लान करता है, सब कुछ प्लान करता है। ओके, दिस इज द लॉज, सेट ऑफ लॉज आई हैव टू फॉलो, these are the laws and regulations applicable, I will be using the work of experts in the engagement। अगर joint audit है तो okay, this is how we'll be dividing the work between each other। तो हर एक चीज प्लान्ड मैनर में डिसाइड होता है और फिर कोशिश किया जाता है कि उस प्लान को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। प्लान बना लोगे, इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो रिजल्ट्स नहीं निकलेंगे। तो कोशिश करते हो कि उस प्लान को इंप्लीमेंट कर सकें। लेकिन उस प्लान से भी पहले आता है स्ट्रैटेजी। उस प्लान से भी पहले क्या आता है सर, स्ट्रैटेजी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने सिलेबस के कंटेक्स्ट में बात करें, अगेन पढ़ाई के कंटेक्स्ट में बात करें, तो मेरा स्ट्रैटेजी है अगर कि भाई मेरे को रैंक लाना है तो मेरे को रैंक लाने के लिए प्लान बनाना है, मेरा प्लान अलग हो जाएगा। मेरा स्ट्रैटेजी है कि मेरे को एक ग्रुप क्लियर करना है, तो एक ग्रुप क्लियर करने के हिसाब से मैं प्लान बनाऊंगा। समझ रहे हो ना? तो स्ट्रैटेजी और प्लान में ये डिफरेंस होता है। पहले स्ट्रैटेजी बनेगा, ओके माय स्ट्रैटेजी इज दिस, एंड अकॉर्डिंगली उस स्ट्रैटेजी को पूरा करने के लिए प्लान बनेगा। तो प्लान जो होगा वो ज्यादा डिटेल्ड होगा और प्लान कंप्लीटली अपने स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल अपना स्ट्रैटेजी है फर्स्ट ग्रुप क्लियर करना, तो अपना प्लान अकॉर्डिंगली बनेगा, मे बी टू स्टडी 8 आवर्स अ डे। बट अगर अपना प्लान है बोथ ग्रुप क्लियर करना, अपना स्ट्रैटेजी है बोथ ग्रुप क्लियर करना, तो अपना प्लान जो बनेगा वो अकॉर्डिंगली डिटेल्ड मैनर में बनेगा 12 आवर्स अ डे। तो डिपेंड करेगा कि मेरा जो प्लान है वो भी मेरे स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करने वाला है, मेरा जो प्लान है वो भी स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करने वाला है। अगर स्ट्रैटेजी में चेंज आएगा तो प्लान में भी चेंज आएगा, और अगर प्लान में चेंजेस कर रहा हूं मैं तो मेरे को स्ट्रैटेजी में भी चेंजेस करना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं स्ट्रैटेजी चेंज कर रहा हूं, पहले मेरा स्ट्रैटेजी था फर्स्ट ग्रुप क्लियर करना है, फिर मेरे को किसी ने बहुत ज्यादा मोटिवेट कर दिया, अब मैं सोच रहा हूं मेरे को रैंक लाना है, तो स्ट्रैटेजी चेंज होने से प्लान भी चेंज हो गया। ऑन द अदर हैंड मेरी स्ट्रैटेजी थी मेरे को रैंक लाना है, अकॉर्डिंगली मैंने प्लान करा कि मैं दिन में 12 घंटे पढ़ाई करूंगा, बट प्रैक्टिकली मैं दिन में सिर्फ 3-4 घंटे पढ़ पाता हूं, उसके ऊपर पढ़ ही नहीं पाता हूं कभी। तो वहां पे क्या होगा कि प्लान में चेंजेस की वजह से मेरे को स्ट्रैटेजी भी लास्ट में रिवाइज करना पड़ जाएगा कि अरे यार एक ग्रुप ही क्लियर कर लेते हैं। So this is how the strategy and plan is interrelated। समझ पा रहे हो? This is how the strategy and plan is interrelated। तो ऑडिटर भी जब ऑडिट करेगा सबसे पहले क्या बनाएगा, स्ट्रैटेजी बनाएगा। स्ट्रैटेजी क्या होता है, सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग द ऑडिट प्लान। स्ट्रैटेजी क्या है, सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग द ऑडिट प्लान, सेटिंग द स्कोप, डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट। राइट, तो सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करेगा, दैट इज द सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग द ऑडिट प्लान, सेटिंग द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। एंड स्ट्रैटेजी बनाकर डिटेल्ड मैनर में प्लान बनाएगा। प्लान के अंदर सब कुछ लिखित वे में लिखेगा, रिटन प्लान बनाएगा, कौन सा एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करने वाला हूं, इंटरनल ऑडिटर्स को इन्वॉल्व करने वाला हूं कि नहीं, कौन से स्टाफ को ऑडिट करने भेजने वाला हूं, उनके काम को किस तरीके से डायरेक्ट करने वाला हूं, रिव्यू करने वाला हूं, सुपरवाइज करने वाला हूं, किस तरीके से उनके साथ एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बैठाकर काम करने वाला हूं, कौन से लॉज रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगे, मेरा मैच्योरिटी लेवल क्या होगा, सब कुछ डिसाइड किया जाएगा प्लान के अंदर। और कहीं ना कहीं वो जो प्लान बनेगा वो डिपेंडिंग अपॉन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क ऑफ मेटेरियल मिसस्टेटमेंट यू हैव आइडेंटिफाइड बनेगा। ठीक है, तो आई बिलीव दिस इज क्लियर। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक ढांचा है वो क्लियर है, दैट दिस इज हाउ द ऑडिट प्रोसेस इज गोइंग टू वर्क। First of all, I'm going to accept the audit, then I'm going to enter the terms of audit engagement, then I'm going to prepare an audit strategy. Audit strategy क्या हो गया? It is a set of guidelines for preparing the audit plan। ये क्या हो गया? set of guidelines हो गया for preparing the audit plan, and it sets the scope, timing and direction of audit and guides the development of a more detailed audit plan। और audit plan क्या है? ज्यादा डिटेल्ड है। तो सर पहले स्ट्रैटेजी बन रहा है या पहले प्लान बन रहा है? पहले स्ट्रैटेजी बन रहा है, उसके बाद प्लान बन रहा है। ज्यादा डिटेल्ड कौन सा है, स्ट्रैटेजी ज्यादा डिटेल्ड है या प्लान ज्यादा डिटेल्ड है? तो ऑब्वियसली प्लान ज्यादा डिटेल्ड है। सर अगर स्ट्रैटेजी में चेंजेस होंगे तो क्या प्लान में चेंजेस होगा क्या? यस। क्या प्लान में चेंजेस होंगे तो क्या स्ट्रैटेजी में भी चेंज करना पड़ेगा क्या? यस। यानी दोनों क्या है, आपस में इंटर रिलेटेड है। द ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान बोथ आर इंटर रिलेटेड। पहले ऑडिट स्ट्रैटेजी बनेगा, फिर ऑडिट प्लान बनेगा, और दोनों आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। यानी मैं कह सकता हूं फर्स्टली ऑडिट स्ट्रैटेजी शैल बी प्रिपेयर्ड,
Firstly, audit strategy shall be prepared. Only after formulation of audit strategy. Only after formulation of audit strategy a detailed audit plan shall be prepared. And audit strategy and audit plan are interrelated. Audit strategy and audit plan क्या है? Interrelated है. Change in one shall lead to change in the other. तो आपसे कोई पूछ सकता है कि बताओ ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान में क्या डिफरेंस है, या फिर दे में जस्ट टेल यू राइट नॉट ऑन ऑडिट स्ट्रैटेजी, दे में जस्ट टेल यू दैट हाउ ऑडिट स्ट्रैटेजी prepares the base for audit plan. They may ask you what is the difference between audit strategy and audit plan. तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या एमसीक्यू के अंदर भी इसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है. जो छोटा सा टॉपिक है बट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, नोट डाउन कर लेना. आई बिलीव आप ये जो कहानी है क्लियर हो गया होगा और आप कभी भूलने वाले हो नहीं उसे. राइट, यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट. तो क्या रिलेशन है स्ट्रैटेजी के बीच और क्या रिलेशन है प्लान के बीच, एक बार इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. अब देखना, जब अपन ऑडिट प्लान बनाते हैं, व्हेन वी प्रिपेयर द ऑडिट प्लान, तो लॉजिकली समझो कि अपना प्लान बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है. प्लान बनाने से अपने को फायदा क्या मिलेगा? प्लान बनाने से अपने को यह फायदा मिलेगा कि हम ऑडिट को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कंप्लीट कर पाएंगे. आप अपने स्टडीज के ऊपर ले लो ना एग्जांपल, कि अगर आप प्लान बना के पढ़ाई करते हो तो उससे क्या बेनिफिट मिलता है आपको, कि आप अपने स्टडीज को एफिशिएंट मैनर पे, इफेक्टिव मैनर पे कंप्लीट कर पाते हो. यही होता है ना. सपोज आपने प्लानिंग करके पढ़ाई किया तो सोचो क्या फायदा मिलेगा आपको, कि एक तो आप अगर प्लान बना के पढ़ाई कर रहे हो यानी आप प्रॉपर एबीसी एनालिसिस बनाओगे. ऐसा नहीं है कि आप कोई सिलेबस छोड़ने वाले हो, कोई टॉपिक छोड़ने वाले हो, बट इतना सारा चैप्टर्स है यार, रैंडमली तो कुछ स्टार्ट नहीं कर सकते हैं ना. यू विल प्रिपेयर सम एबीसी एनालिसिस. ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, आई नीड टू फोकस ऑन दिस फर्स्ट. आफ्टर दैट आई नीड टू फोकस ऑन दिस चैप्टर. आफ्टर दैट आई नीड टू फोकस ऑन दिस चैप्टर. तो उससे क्या होगा कि आप इंपॉर्टेंट एरियाज में फोकस कर पा रहे हो. आप अगर प्रॉपर प्लानिंग बना के काम कर रहे हो तो उससे क्या होगा कि आपका सिलेबस टाइम से पहले खत्म हो जाएगा. आप एडवांस में टेस्ट दे पाओगे, आप टाइमली टेस्ट दे पाओगे, और उससे क्या होगा कि आपको जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो टाइम रहते पता चल जाएगा, सो दैट आप उसमें वर्क कर सकते हो. अगर एक बच्चा प्लान नहीं करेगा तो टेस्ट देना तो दूर की बात है, वो तो अपना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाएगा. लेकिन अगर एक बच्चा प्लान करके पढ़ाई कर रहा है तो वो अपनी कोचिंग्स भी टाइमली कंप्लीट कर लेगा, वो अपने रिविजन्स भी टाइमली कंप्लीट कर लेगा, वो टेस्ट भी जल्दी दे पाएगा और अपने प्रॉब्लम्स भी जल्दी आइडेंटिफाई कर पाएगा. अगर वो बच्चा प्रॉपर प्लान करके पढ़ाई कर रहा है तो वो अपने लिए कॉम्पिटेंट टीचर्स को चूज कर पाएगा. उसको पता होगा कि एग्जैक्टली विच टीचर इज गुड फॉर माय रिक्वायरमेंट. आज मार्केट में बहुत सारे टीचर्स हैं, ऑडिट के अंदर इतने सारे टीचर्स हैं, लॉ के अंदर इतने सारे टीचर्स हैं, हर सब्जेक्ट के अंदर इतने सारे टीचर्स हैं, बट अल्टीमेटली हर बच्चे का रिक्वायरमेंट अलग है.
है ना, हर बच्चे का रिक्वायरमेंट अलग है। हो सकता है कि एक टीचर जो फलाने बच्चे के लिए बहुत अच्छा हो वो आपके लिए इतना अच्छा नहीं हो, बिकॉज किसी को चाहिए कि मेरे को फैकल्टी बहुत डिटेल्ड मैनर में सब कुछ कराए, किसी को चाहिए कि मेरे को एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में सब कुछ कराया जाए, किसी को चाहिए कि भाई मेरे को प्रैक्टिकल वर्ड की चीजें बताई जाए। तो हर किसी का अलग रिक्वायरमेंट है। तो अगर एक बच्चा बिना प्लानिंग के करेगा तो हो सकता है कि वो एक ऐसी फैकल्टी को चूज कर ले जो उसके लिए सुटेबल ना हो। कोई फैकल्टी अच्छा नहीं होता, कोई फैकल्टी बुरा नहीं होता, हर फैकल्टी बहुत अच्छा होता है, लेकिन अल्टीमेटली क्या डिपेंड करता है कि वो आपके कैपेबिलिटी को सूट कर रहा है कि नहीं, आपके नीड को सूट कर रहा है कि नहीं। तो अगर एक बच्चा प्रॉपर प्लानिंग लेके काम करेगा तो क्या होगा, प्रॉपर प्लानिंग करके काम करेगा तो वो अपने लिए बेस्ट फैकल्टीज चूज कर पाएगा। क्लियर है ना, वो अपने काम को सुपरवाइज कर पाएगा, वो अपने काम को रिव्यू कर पाएगा, बिकॉज वो प्रॉपर प्लानिंग करके काम कर रहा है। दैट इज व्हाट यू नो व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ प्लानिंग। सिमिलरली जब ऑडिट में भी अपन प्लान बनाकर ऑडिट करते हैं तो क्या होता है, अपने को एग्जैक्टली पता होता है कि ऑडिट कितने दिन में खत्म करना है, अपने को एग्जैक्टली पता होता है कि अपने मेटल एरियाज कौन से हैं, हम लोग अकॉर्डिंगली अपने इंपॉर्टेंट एरियाज में फोकस कर पाते हैं, है ना। हमें पता है कि ओके दिस आर द हाई रिस्की एरियाज, तो अपन वहां पे प्रायोरिटी बेसिस में काम कर पाते हैं। जब अपन प्लानिंग बेसिस में काम करते हैं, फॉर एग्जांपल लेट अस से कि जब मैं एसएनबी में काम करता था, राइट, आई वाज वर्किंग इन एसएनबी शाहनी नटराजन भेल, वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनल ऑडिट फर्म्स। तो अपने बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स थे, अच्छे अच्छे क्लाइंट्स थे, राइट। तो लेट अस से फॉर एग्जांपल कि हमारे पास मारुति का ऑडिट का असाइनमेंट आया। तो अगर हमारे पास मारुति का ऑडिट का असाइनमेंट आया तो मारुति वाज ए क्लाइंट जो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रायोरिटी लिस्ट में आता है, राइट, एंड वी गिव हाई प्रायोरिटी टू मारुति। सो इन दैट वेरी सिनेरियो कोई भी जो नया आर्टिकल है उसको जल्दी से आप मारुति का ऑडिट में नहीं भेजते हो। जब भी मारुति का ऑडिट होता है तो जनरली आप उन आर्टिकल्स को भेजते हो जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। साथ में एक नया आर्टिकल को भेज दिया ट्रेनिंग पर्पस के लिए, दैट्स फाइन, बट जब भी मारुति का ऑडिट होता है तो आप चार्टर्ड्स को भेजते हो हैविंग ए गुड एक्सपीरियंस। आप उन आर्टिकल्स को भेजते हो जिनको अच्छा एक्सपीरियंस और खास करके जो मारुति का ऑडिट पहले कर चुके हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड काफी ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं जहां पे इतना टेक्निकल वर्क इन्वॉल्व नहीं होता, तो वहां पे अपन ज्यादातर नए आर्टिकल्स को भेज देते हैं, बिकॉज पता है वहां जाकर वाउचिंग वेरिफिकेशन ही करना है और वो वाउचिंग वेरिफिकेशन कोई भी नया आर्टिकल कर पाएगा। तो क्या होता है कि आप जब प्लान करके काम करते हो ना तो आप प्रॉपर्ली काम डेलीगेट कर सकते हो, प्रॉपर्ली काम डेलीगेट कर सकते हो। आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ, जैसे कि हमारा जो फर्म था एसएनबी, उनके पास एक फिजिकल वेरिफिकेशन का काम था, राइट, कि एक बहुत बड़ी कंपनी थी जिसके बिहाफ में वो फिजिकल वेरिफिकेशन कैरी आउट करते थे पूरे देश भर में। अब हमारा जो फर्म था दिल्ली में था, वो जो फिजिकल वेरिफिकेशन है वो पूरे इंडिया में जगह जगह है। उसके जो फिजिकल वेरिफिकेशन होने हैं वो इंडिया में कम से कम 50-60 लोकेशंस में हैं, और उसमें से एक लोकेशन मेरा होम टाउन भी था गुवाहाटी। तो व्हाट दे डिड इज कि फिजिकल वेरिफिकेशन जब उन्होंने गुवाहाटी के लिए चूज करा ना कि गुवाहाटी के फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए किसको भेजा जाए, तो उन्होंने मुझे चूज करा। ऐसा क्यों किया, बिकॉज गुवाहाटी में रहता हूं मैं, गुवाहाटी इज माई होम टाउन, मेरे को एक तरीके से सब कुछ पता है। दूसरी चीज है उनका वहां जो होटल का कॉस्ट है वो बहुत बड़ा सेव होने वाला था, बिकॉज दे आस्क्ड मी टू स्टे इन माय रूम, ऑब्वियसली आई हैव माय हाउस, कि आप अपने घर में रह लीजिए। तो उन्होंने क्या किया, अपने होटल का कॉस्ट बचा लिया, राइट। प्लस उस वक्त मैं नया था, सो दैट इज वाई गुवाहाटी का ऑडिट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, बिकॉज गुवाहाटी आने जाने में भी बहुत टाइम लगता है, वहां स्टोर्स भी ज्यादा थे, तो कम से कम 3-4 दिन का काम था। तो अगर वो किसी और को भेज देते तो वो 3-4 दिन के लिए बुक हो जाता, लेकिन उस टाइम मैं नया था, तो इट वाज लाइक कि ओके ये जाके 3-4 दिन अपने फैमिली के साथ भी रह लेगा, एंड साथ ही साथ उनका होटल का कॉस्ट भी सेव हो जाएगा। सो वो क्या हुआ, प्लानिंग करके काम हुआ। तो आप जब प्लान करके काम करते हो ना तो अपना कॉस्ट भी सेव कर लेते हो, ऑडिट जल्दी कंप्लीट भी कर लेते हो, टाइमली बेसिस में प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई भी कर लेते हो, जो भी कॉम्पिटेंट लोग हैं उनको काम डेलीगेट कर देते हो, उनका काम ज्यादा अच्छे से डायरेक्ट कर पाते हो, रिव्यू कर पाते हो, सुपरवाइज कर पाते हो। ये सारा प्लानिंग होता है। और ये प्लानिंग किस चीज में डिपेंडेंट होता है सर, क्या बताया था मैंने आपको कि ऐसे 315 के अंदर जाकर एज ऑडिटर मैं क्या करता हूं, मैं अंडरस्टैंड करता हूं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, मैं आइडेंटिफाई करता हूं ROMM, मैं क्लाइंट बिजनेस का नॉलेज लेता हूं और उसके अकॉर्डिंग ही मेरा प्लानिंग डिपेंड करता है। आज अगर बीकॉम की पढ़ाई करनी है तो उसके लिए मेरा प्लानिंग अलग होगा, और अगर सीए फाइनल की प्लानिंग करनी है या सीए इंटर की प्लानिंग करनी है तो उसके लिए मेरा प्लानिंग अलग होगा, बिकॉज वहां पे सिलेबस अलग है। तो सिमिलरली जो क्लाइंट का धंधा है, जो क्लाइंट का बिजनेस है, मारुति को ऑडिट करने जा रहा हूं तो मैं प्लानिंग विल बी डिफरेंट, फ्यूचर ग्रुप को ऑडिट करने जा रहा हूं तो मैं प्लानिंग विल बी डिफरेंट, इन्फोसिस को ऑडिट करने जा रहा हूं तो मैं प्लानिंग विल बी डिफरेंट, बिकॉज ये सारे अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द नॉलेज ऑफ द क्लाइंट माई प्लानिंग विल बी बेस्ड। सबसे पहले मैं नॉलेज ऑफ द क्लाइंट को अंडरस्टैंड करूंगा, नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस को अंडरस्टैंड करूंगा ऐसा 315 के हिसाब से, उसके बाद प्लानिंग करूंगा। तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। देखना ऑडिट प्लानिंग के बारे में हमने कुछ चीजें लिख रखी है यहाँ पे। टू इनेबल हिम टू कंडक्ट एन एफिशिएंट कंडक्ट एन इफेक्टिव ऑडिट,
इन ए एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर। प्लानिंग से क्या बेनिफिट मिलने वाला है कि ऑडिटर क्या कर पाएगा, ऑडिट इफेक्टिवली कर पाएगा, एफिशिएंटली कर पाएगा, टाइमली मैनर पे कर पाएगा। प्लानिंग किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट होता है, एमसीक्यू के ऊपर पूछा जा सकता है, इट कैन बिकम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू पर्पस। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन व्हाट? सो प्लानिंग इज बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। प्लानिंग किस पे बेस्ड होता है? नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस पे बेस्ड होता है। प्लानिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं? फोकस ऑन इंपॉर्टेंट एरियाज, कि अपन इंपॉर्टेंट एरियाज में फोकस कर पाएंगे। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स ऑन टाइमली बेसिस, proper delegation of work to competent assistants, better coordination of the work with the team and facilitate DRS। DRS का मतलब क्या होता है? पूरे ऑडिट के अंदर DRS एक शॉर्टकट बना रखा है मैंने, और DRS का मतलब होता है डायरेक्ट रिव्यू एंड सुपरवाइज। क्या होता है DRS का मतलब? डायरेक्ट रिव्यू एंड सुपरवाइज। और ये DRS का जिक्र अपने को बार बार देखने को मिलता है। ऐसे 220 में भी अपने को देखने को मिलता है कि एंगेजमेंट पार्टनर क्या करेगा? डायरेक्ट करेगा, रिव्यू करेगा, सुपरवाइज करेगा वर्क ऑफ द मेंबर्स। लेकिन वो कब कर पाएगा? जब प्रॉपर प्लानिंग बनेगा। तो वहां पे भी ऐसे 220 में भी अपने को रेफरेंस देखने को मिलता है दैट द एंगेजमेंट पार्टनर इज गोइंग टू डायरेक्ट द वर्क, रिव्यू द वर्क, सुपरवाइज द वर्क ऑफ हिज टीम मेंबर्स। लेकिन वो कब कर पाएगा? जब ऐसे 300 के अंदर वो प्रॉपर प्लानिंग करेगा। तो प्लानिंग भी क्या करने वाला है सर? फैसिलिटेट करने वाला है DRS, फैसिलिटेट करने वाला है डायरेक्शन, रिव्यू एंड सुपरविजन। बहुत आसान है। अब एक चीज बताना, प्लानिंग एक वन टाइम एक्टिविटी है या प्लानिंग एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है? आप जब अपने पढ़ाई के लिए प्लानिंग करते हो तो शुरू में फर्स्ट डे प्लानिंग कर लेते हो, बस वही प्लानिंग चलते जाता है, या कंटिन्यूअस बेसिस में आप उसको रिवाइज करते रहते हो? कंटिन्यूअस बेसिस में आप उसको चेंज कर सकते हो, चेंज करते रहते हो। तो अगेन आप एग्री करोगे कि कंटिन्यूअस बेसिस में आप क्या करते हो? प्लानिंग को रिवाइज करते हो। कंटिन्यूअस बेसिस में क्या करते हो? प्लानिंग को चेंज करते हो, प्लानिंग को अपडेट करते हो, राइट? तो डिपेंड करता है। प्लान आपने एक बार बनाया, बट वो क्या नहीं है? स्टैटिक प्रोसेस नहीं है। प्लानिंग इज नॉट ए स्टैटिक प्रोसेस, प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्लानिंग बार बार अपडेट होगा, प्लान्स आपके बार बार रिवाइज होंगे, आप प्लान्स को बार बार अपडेट करोगे डिपेंडिंग अपॉन द न्यू सर्कमस्टेंसेस इनकाउंटर्ड, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आपने पहले मेटलिटी लेवल डिसाइड किया था 50 लाख रुपए, बाद में आपने मेटलिटी लेवल रिवाइज कर दिया मान लीजिए 20 लाख रुपए। तो अगर आपने मेटलिटी लेवल रिवाइज कर दिया 50 लाख से 20 लाख, तो आपकी प्लानिंग भी रिवाइज हो जाएगी। अगर आप अपने पुराने प्लान को अचीव नहीं कर पाए तो अकॉर्डिंगली आप प्लान को रिवाइज करोगे। हम स्टूडेंट्स के साथ तो हमेशा ही होता है, प्लान कंप्लीट नहीं हुआ, टारगेट खत्म नहीं हुआ, फिर प्लान को रिवाइज करते हैं, प्लान बी अचीव नहीं हुआ, फिर रिवाइज करते हैं प्लान सी। तो अगर पुराना प्लान अचीव नहीं हुआ तब दोबारा रिवाइज करेंगे। मैटरलिटी लेवल चेंज हो गया, प्लान दोबारा रिवाइज करेंगे। सिग्निफिकेंट रिस्क चेंज हो गया, नए रिस्क मिल गए, प्लानिंग को दोबारा रिवाइज करेंगे। तो प्लानिंग क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। इट इज कंटिन्यूअसली गोइंग टू बी रिवाइज्ड, इट इज कंटिन्यूअसली गोइंग टू बी अपडेटेड, राइट? तो प्लानिंग क्या है सर? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। It is going to be further developed and revised during the course of audit depending upon the ROMM, यानी depending upon the risk of material misstatement identified and on the determination of materiality, कि आपने जो भी materiality level determine किया है, risk of material misstatement identify किया है, उन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए क्या होने वाला है कि प्लान्स हमेशा बार बार रिवाइज होने वाले हैं, प्लान्स हमेशा अपडेट होने वाले हैं। तो प्लान कभी भी स्टैटिक नहीं होगा, प्लान कंटिन्यूअस होगा। प्लान एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड हमेशा क्या होगा? फर्दर डेवलप किया जाएगा, रिवाइज किया जाएगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट डिपेंडिंग अपॉन द ROMM आइडेंटिफाइड एंड डिटरमिनेशन ऑफ मेटलिटी। बहुत आसान है। अच्छा, जब एक ओवरऑल ऑडिट प्लान अपन बनाएंगे तो प्लान के अंदर क्या क्या बातें लिखी होंगी? अब मुझे आपको पढ़ाने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, आप ऐसे बता दोगे मुझे। प्लान के अंदर अपन क्या क्या चीजें बताएंगे? सबसे पहले आपने 315 में गए थे और 315 में जाकर आपने क्या किया था? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अंडरस्टैंड किया था। तो अब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के बाद मैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे कितना भरोसा करने वाला हूं, उस चीज को मैं प्लानिंग में कंसीडर करने वाला हूं। दैट द एक्सटेंट ऑफ रिलायंस आई एम गोइंग टू प्लेस ऑन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के बाद अगर कंट्रोल्स अच्छा है तो सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स कम परफॉर्म करूंगा, कंट्रोल्स बुरा है तो सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स ज्यादा परफॉर्म करूंगा। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट डिपेंडिंग अपॉन द असेसमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम द ऑडिटर शैल डिसाइड द नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स। तो वो भी प्लान का पार्ट बनेगा। कौन से एप्लीकेबल लॉज होंगे, हमारे लिए मैटरलिटी लेवल क्या होगा, सिग्निफिकेंट रिस्क क्या रहेगा, मैं अपने ऑडिट में एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करूंगा कि नहीं, मैं अपने ऑडिट में अदर ऑडिटर्स को इन्वॉल्व करूंगा कि नहीं, मैं अपने ऑडिट में इंटरनल ऑडिटर्स का काम यूज करूंगा कि नहीं, मैं ऑडिट में कौन से स्टाफ को ऑडिट करने भेजूंगा, मेरी टीम क्या होगी, राइट? सब कुछ आएगा यहाँ पे, एवरीथिंग इज गोइंग टू कम।
तो एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स, एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस कौन से होंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट एरियाज ऑफ रिस्क, डिटरमाइनिंग मेटलिटी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स, इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर ऑडिटर्स, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स। और अगर काम डिवाइड किया है, जॉइंट ऑडिट है, जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऐसे 299, अगर वो एक जॉइंट ऑडिट है, राइट, दैट इज ऐसे 299 एप्लीकेबल है, जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो इन दैट वेरी सिनेरियो ऑडिट करने के लिए मल्टीपल फर्म्स को अपॉइंट किया गया है। तो आपने किस बेसिस में अपना काम डिवाइड किया, आपने किस बेसिस में एक दूसरे को अपना काम एलोकेट करा, वो भी प्लानिंग का पार्ट बन जाएगा। तो बहुत ज्यादा लॉजिकल है, मुझे तो जरूरत भी नहीं लगा कि स्टैंडर्ड के अंदर कहीं निमोनिक फ्रेम करें यहाँ या कुछ और फ्रेम करने की जरूरत है। इतना ज्यादा लॉजिकल स्टैंडर्ड है कि सारे के सारे पॉइंट्स आप अपने आप कनेक्ट कर सकते हो, है ना, बहुत ज्यादा लॉजिकल टॉपिक है। तो ये क्या हो गया कि ओवरऑल प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। तो प्लानिंग में हमने क्या क्या डिस्कस करा, सबसे पहले हमने डिस्कस करा कि भाई ऑडिट स्ट्रैटेजी और प्लान में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद हमने डिफरेंस किया कि ऑडिट प्लानिंग के फायदे क्या होते हैं, दैट इज इट इनेबल्स द ऑडिटर टू कंडक्ट एन ऑडिट इन एफिशिएंट मैनर, इन ए टाइमली मैनर। प्लानिंग किसके ऊपर बेस्ड होता है, नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस के ऊपर बेस्ड होता है। प्लानिंग के फायदे क्या होते हैं कि ऑडिटर इंपॉर्टेंट एरियाज में फोकस कर पाएगा, प्रॉब्लम्स को टाइमली बेसिस में आइडेंटिफाई कर पाएगा, प्रॉपर्ली काम को डेलीगेट कर पाएगा टू द कॉम्पिटेंट असिस्टेंट्स, बेटर कोऑर्डिनेशन कर पाएगा और फैसिलिटेट कर पाएगा डीआरएस यानी फैसिलिटेट कर पाएगा डायरेक्शन, रिव्यू एंड सुपरविजन। और प्लानिंग क्या होता है सर, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, फर्दर डेवलप किया जाता है, रिवाइज किया जाता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, डिपेंडिंग अपॉन की रिस्क ऑफ मेटल मिस स्टेटमेंट उसने कितना आइडेंटिफाई किया है, मेटलिटी लेवल्स कितने हैं, फैक्टर्स और भी हैं, बट कुल मिलाकर मेजर चीजें यही हैं। और जब ऑडिटर ओवरऑल प्लान बनाएगा तो उस ओवरऑल प्लान में क्या क्या चीजें आएंगी। तो सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अंडरस्टैंड किया था, एक्सटेंड ऑफ रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करने के बाद मैंने सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स का नेचर टाइम एक्सटेंड डिसाइड किया था, फिर कौन से लॉज रेगुलेशन फॉलो करने हैं, सिग्निफिकेंट एरियाज ऑफ रिस्क कौन से हैं, मेरा मेटलिटी लेवल क्या रहेगा, मैं अपने ऑडिट के अंदर एक्सपर्ट्स का कितना काम इन्वॉल्व करने वाला हूं, यूज करने वाला हूं। यानी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो एप्लीकेशन ऑफ ऐसा 620। अदर ऑडिटर्स का काम कितना मैं इन्वॉल्व करने वाला हूं, यानी आप कह सकते हो एप्लीकेशन ऑफ ऐसे 600। इंटरनल ऑडिटर्स का काम कितना यूज करने वाला हूं, एप्लीकेशन ऑफ ऐसे 610। डिवीजन ऑफ वर्क यानी ऐसे 299। क्लियर है। डिटरमाइनिंग मेटलिटी लेवल यानी कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि एप्लीकेशन ऑफ ऐसे 320। एप्लीकेबल लॉज यानी कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि ऐसे 250। तो ओवरऑल प्लानिंग के वक्त आप देखते हो कि सारे ही स्टैंडर्ड्स का लगभग जिक्र आ जाता है, बिकॉज प्लान कर रहे हैं ना यार, तो सब कुछ आ जाएगा प्लान के अंदर। आई बिलीव इट इज वेरी वेरी सिंपल। तो बहुत आसान है यार, ज्यादा टाइम नहीं लगाना इन टॉपिक्स पे, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो।
अब देखना यहाँ पे ऑडिट स्ट्रैटेजी को लेकर यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के लिए बन सकते हैं, अगेन आपको पता होना चाहिए, राइट। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, लेट मी टेल यू। पॉइंट्स रिमेंबर करना भी बहुत इजी है, लॉजिकली भी याद रख सकते हो, मैं आपको टेक्निक्स भी दूंगा। कि जो ऑडिट स्ट्रैटेजी होता है, पहला सवाल है कि जो ऑडिट स्ट्रैटेजी होता है वो किस तरीके से असिस्ट करता है ऑडिटर को, वो किस तरीके से असिस्ट करता है ऑडिटर को, राइट। और दूसरा सवाल है कि जब आप ऑडिट स्ट्रैटेजी स्टैब्लिश करते हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। तो पहला सवाल है कि ऑडिट स्ट्रैटेजी ऑडिटर को किन चीजों में असिस्ट करता है, और दूसरा सवाल है कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाते वक्त ऑडिटर को क्या कंसीडर करना है, ठीक है। तो बहुत आसान है। जब ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाएगा ऑडिटर तो मेनली वो क्या डिटरमाइन करता है ऑडिट स्ट्रैटेजी में, एसटीडी ऑफ ऑडिट। व्हाट इज एसटीडी ऑफ ऑडिट? स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। तो जब भी हम ऑडिट स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो याद रखिएगा ऑडिट स्ट्रैटेजी के अंदर ऑडिटर हमेशा डिटरमाइन करता है एसटीडी ऑफ ऑडिट। एसटीडी का मतलब क्या होता है? स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन। स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन, एंड इट लेज डाउन ए सेट ऑफ गाइडलाइंस टू प्रिपेयर द डिटेल्ड ऑडिट प्लान, ठीक है, प्लस lays down a set of guidelines to prepare a detailed audit plan. तो स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन। स्कोप मतलब अपने ऑडिट में क्या कवरेज करना है, टाइम कितने दिन में खत्म करना है, डायरेक्शन कौन सा स्टाफ को क्या डायरेक्शन देना है। तो मेनली आप क्या होता है ये सारी चीजें स्ट्रैटेजी के अंदर डिसाइड कर लेते हो। अब देखना ऑडिट स्ट्रैटेजी असेस द ऑडिटर टू डिटरमाइन द फॉलोइंग। आप यहां पे एक सिंपल सी चीज याद रखोगे कि जो ऑडिट स्टाफ है उसके लिए वर्ड यूज किया गया है रिसोर्सेज। क्या यूज किया गया है? रिसोर्सेज। यानी जब ऑडिट स्ट्रैटेजी के बारे में आप लिखोगे तो आप वर्ड स्टाफ यूज नहीं करोगे, आप वर्ड रिसोर्सेज यूज करोगे। क्या करोगे? रिसोर्सेज यूज करोगे। कितना स्टाफ ऑडिट करने के लिए भेजना है, तो ये नहीं लिखोगे कितना स्टाफ ऑडिट करने के लिए भेजना है, कितने रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं, ठीक है। तो यहां पे स्टाफ की जगह वर्ड क्या यूज करोगे? रिसोर्सेज। और यहां पे आप सिर्फ 4 की शब्द याद रखेंगे, 4 की वर्ड्स यू विल रिमेंबर। किसको, कितना, कब, कैसे। क्या याद रखोगे? किसको, कितना, कब, कैसे। किसको, कितना, कब, कैसे। किसको, कितना, कब, कैसे। ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या असिस्ट करता है? ऑडिट स्ट्रैटेजी कैसे असिस्ट करता है ऑडिटर को? किसको, कितना, कब, कैसे। और मेनली यहां पे एंगेजमेंट पार्टनर की बात हो रही है कि एंगेजमेंट पार्टनर को वो कैसे असिस्ट कर रहा है, राइट कि जो ऑडिट का एंगेजमेंट पार्टनर है उसको ऑडिट स्ट्रैटेजी किस तरीके से असिस्ट कर रहा है, किसको, कितना, कब, कैसे। किसको यानी ऑडिट करने के लिए किसको भेजूं? अब डिपेंड करेगा ना यार। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर अपना मारुति का ऑडिट है तो अपन एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स को भेजते थे, लेकिन अगर और भी दूसरे असाइनमेंट्स भी थे, नाम नहीं लूंगा मैं, तो वहां पे अपन अगर एक लेस एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति भी है उसको भी ऑडिट करने भेज देते थे। मतलब एक छोटी सी कंपनी है यार, या फिर रिस्क फैक्टर्स बहुत कम है, तो वहां पे एक नॉन एक्सपीरियंस या लेसर एक्सपीरियंस बंदे को भी ऑडिट करने आप भेज सकते हो। लेकिन अगर एक ऐसा एंटिटी है जहां रिस्क बहुत ज्यादा है, या रिस्की एरिया को ऑडिट करने भेज रहे हो, कॉम्प्लेक्स एरिया को ऑडिट करने भेज रहे हो, तो वहां पे आपको किसी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति को ऑडिट करने भेजना पड़ेगा। रेदर हो सकता है कि आप ये भी डिसाइड कर लो कि मैं एक्सपर्ट्स की मदद लेने वाला हूं, एदर एज पर एस 620 और एदर एज पर एस 500, बट मैं एक्सपर्ट्स की मदद लेने वाला हूं। तो किसको, यानी किसको भेजना है, किस पे डिपेंड करेगा? रिस्की एरियाज है या कॉम्प्लेक्स एरियाज है, या फिर लेस रिस्की एरियाज है, लेस कॉम्प्लेक्स एरियाज है। कितना मतलब कितने स्टाफ को भेजूं ऑडिट करने, कितने स्टाफ को भेजूं, राइट। एक फलाने ऑडिट में आप देखोगे किसी ऑडिट के अंदर सिर्फ 2 लोगों को भेजते हैं, 2 लोग जाकर ऑडिट कर रहे होते हैं, और कोई ऐसा भी ऑडिट होता है कि 10-12 लोगों की टीम पहुंची होती है। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री अलग अलग लोकेशंस में कंडक्ट किया जाता है, बट किसी लोकेशन के लिए 2 स्टाफ काफी होता है, किसी लोकेशन के लिए 1 स्टाफ भी काफी होता है, और कहीं 4-5 स्टाफ भी इकट्ठा जाते हैं। तो कितना भेजूं, कब भेजूं, यानी ये जो रिसोर्सेज मैं डिप्लॉय कर रहा हूं इनको कब भेजूं? इंटरिम स्टेज में भेजूं या कट ऑफ डेट्स में भेजूं? इंटरिम मतलब टाइम से पहले, साल के बीच में, और कट ऑफ डेट्स मतलब जो अपना लास्ट डेट्स है कि हाँ भाई अपना फाइल करके देना है, रिपोर्ट बना के देना है, टाइम आ चुका है। और फाइनली क्या हो गया? कैसे, किस तरीके से, किसको, कितना, कब, कैसे। किसको भेजूं डिपेंड करेगा, कौन से रिसोर्सेज को भेजूं स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज के लिए डिपेंड करेगा। अगर रिस्की कॉम्प्लेक्स एरियाज है तो एक्सपीरियंस मेंबर्स को भेजूंगा, एक्सपर्ट्स की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है वहां पे। कितना, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू बी डिप्लॉयड, कब,
टाइम व्हेन टू डिप्लॉय द रिसोर्सेज, इंटरिम स्टेज या कट ऑफ स्टेज, और फाइनली क्या हो गया, कैसे, कैसे क्या करें, कैसे उन रिसोर्सेज को मैनेज करें, कैसे उन रिसोर्सेज को डायरेक्ट करें, सुपरवाइज करें। आज एक एंगेजमेंट, आज क्या हुआ, एक फर्म ने डिसाइड कर लिया कि ठीक है भाई मारुति का ऑडिट है तो इन 5 लोगों को भेजेंगे, मान लीजिए लेटर से फ्यूचर ग्रुप का ऑडिट है तो इन 4 लोगों को भेजेंगे, डोमिनोज का ऑडिट है तो इन 3 लोगों को भेजेंगे। तो इस तरीके से क्या हो गया कि वहां पे फर्म ने डिसाइड कर लिया, यानी रिसोर्सेज को भेजा है, मैं स्टाफ वर्ड यूज नहीं कर रहा वरना आप भी यूज कर दोगे। तो डिसाइड कर लिया यहाँ 5 रिसोर्सेज, वहां 4 रिसोर्सेज, यहाँ 3 रिसोर्सेज, लेकिन सिर्फ भेजने से तो नहीं होगा ना, उन रिसोर्सेज को मैनेज करना पड़ेगा, उन रिसोर्सेज को डायरेक्ट करना पड़ेगा, उन रिसोर्सेज को सुपरवाइज करना पड़ेगा। तो हाउ टू मैनेज सच रिसोर्सेज, हाउ टू डायरेक्ट सच रिसोर्सेज, हाउ टू सुपरवाइज सच रिसोर्सेज। अगर आपको ये याद नहीं रहता, आप डीआरएस भी लिख सकते हो, हाउ टू डायरेक्ट रिव्यू एंड सुपरवाइज सच रिसोर्सेज। आप सिंपलिसिटी में लिख सकते हो डीआरएस, हाउ टू डायरेक्ट रिव्यू एंड सुपरवाइज सच रिसोर्सेज, वहां भी आपका काम चल जाएगा। तो बहुत सिंपल है। ऑडिट स्ट्रैटेजी किस तरीके से असिस्ट करता है ऑडिटर को, किसको, कितना, कब, कैसे, किसको, रिसोर्सेज टू डिप्लॉय फॉर स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज। जैसे कि अगर रिस्की एरियाज है, कॉम्प्लेक्स एरियाज है, तो एक्सपीरियंस मेंबर्स को भेजेंगे, एक्सपर्ट्स की कंसल्टेंसी भी ले लेंगे। अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू एलोकेट टू द स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, जैसे कि अगर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जा रहा है, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी ऑब्जर्व करने के लिए बंदे को भेज रहे हैं, तो वहां पे कितने लोगों को भेजें, 2 लोगों की टीम भेजे, 3 लोगों की टीम भेजे, 4 लोगों की टीम भेजे, या एक बंदा भी काफी है। When this resources are to be deployed, कब भेजें, इंटरिम स्टेज में भेजें या की कट ऑफ डेट्स के वक्त भेजें, एंड उन रिसोर्सेज का डीआरएस कैसे करें, यानी उन रिसोर्सेज को डायरेक्ट रिव्यू सुपरवाइज कैसे करें, मैनेज कैसे करें। बहुत आसान है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है स्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, कि जब ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनती है तो किन चीजों का ध्यान रखना है, हाउ टू स्टैब्लिश एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। देखो ये वाली चीज तो बाद में आती है, ऑडिट स्ट्रैटेजी असिस्ट कैसे करता है वो तो बाद में आता है, उससे पहले क्या आएगा, स्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। अब वैसे अगर मैं लॉजिकली बताऊं तो लॉजिकली सुनना आपके लिए बहुत आसान है, बट वो लिख के आओगे तो एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेगा। सबसे पहले मैं जाऊंगा, मैं एंटिटी को अंडरस्टैंड करूंगा, मैं क्लाइंट के बिजनेस को अंडरस्टैंड करूंगा, मैं अपना रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करूंगा। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द नॉलेज, आफ्टर ऑब्टेनिंग द नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस, आफ्टर असेसिंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, आफ्टर ascertaining my reporting objective, after determining how the internal control system is and determining the nature, time, extent of my substantive procedures, I can formulate my audit strategy and then the audit plan। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, लेकिन उससे मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, तो एग्जाम वाले पॉइंट्स लिख के आने होंगे। ठीक है, तो यहां पे देखना स्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आपको 3 कीवर्ड्स याद रखने हैं खाली, आइडेंटिफाई, एसर्टेन, कंसीडर। क्या याद रखोगे, आइडेंटिफाई, एसर्टेन, कंसीडर, कि एज अ ऑडिटर जब भी आप ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो अपने को आइडेंटिफाई करना है, एसर्टेन करना है, कंसीडर करना है। एज अ ऑडिटर जब भी आप ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो अपने को आइडेंटिफाई करना है, अपने को एसर्टेन करना है, अपने को कंसीडर करना है। क्या करना है सर, आइडेंटिफाई करना है, एसर्टेन करना है, कंसीडर करना है। आइडेंटिफाई क्या करना है, एसर्टेन क्या करना है, कंसीडर क्या करना है, ये याद रखना है। तो आइडेंटिफाई करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट एंड डिफाइन द स्कोप, कि जो मेरा एंगेजमेंट उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ऑब्वियस चीज है ना, वो तब तभी डिटरमाइन कर पाओगे व्हेन यू ऑब्टेन द नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस, व्हेन यू अंडरस्टैंड द एंटिटी। चीज वही है, लिखने का तरीका अलग है। तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट एंड डिफाइन करना है स्कोप। आपको एसर्टेन क्या करना है, आपको एसर्टेन करना है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट टू प्लान द एसटीडी ऑफ ऑडिट। एसटीडी मतलब स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। और आपको एसर्टेन क्या करना है, नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज, कितने स्टाफ को भेजना है, कब भेजना है, नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। तो आपको एसर्टेन क्या करना है, सबसे पहले रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव एंगेजमेंट का एसर्टेन करना है, मेरा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, तभी मैं प्लान कर पाऊंगा स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन। और फिर मेरे को एसर्टेन करना है नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज। और फिर मेरे को कंसीडर क्या करना है, मेरे को कंसीडर करना है वो मेरा प्रोफेशनल जजमेंट। उसी प्रोफेशनल जजमेंट की बात हो रही है जिसके बारे में ऐसे 200 में भी कहा था कि ऑडिटर को जगह जगह अपना प्रोफेशनल जजमेंट को यूज करना है। तो मेरे को ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाते वक्त अपना प्रोफेशनल जजमेंट कंसीडर करना है। और साथ ही साथ जो मैंने प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज परफॉर्म किया था उसके रिजल्ट्स कंसीडर करने हैं। तो ऐसे 300 के अंदर एक कॉन्सेप्ट अपन पढ़ते हैं, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, राइट। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, एंगेजमेंट से पहले जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट मैंने एंटर किया था क्लाइंट के साथ, जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट मैंने एंटर किया था क्लाइंट के साथ, उसके बाद एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले मैंने एसर्टेन किया था कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, कि क्या इस ऑडिट को मेरे को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा। तो ये सारे क्या थे, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज थे जो हम ऐसे 300 के अंदर पढ़ते हैं, जिसको याद करने का एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं ETC।
तो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज यानी एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले कुछ एक्टिविटीज है जो ऑडिटर परफॉर्म करता है, जैसे कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कैसा होगा उसकी अंडरस्टैंडिंग लेता है, क्या इस क्लाइंट का मैं ऑडिट एक्सेप्ट कर पाऊंगा, क्या आगे मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा, ऑडिटर उस चीज को समझता है। तो जो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज तुमने परफॉर्म किया था उसका रिजल्ट क्या निकला, तुमने देखा टर्म्स क्या है, तुमको क्या लग रहा है टर्म्स फेवरेबल है, तुमने प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी परफॉर्म किया था कि इस क्लाइंट का ऑडिट मेरे को एक्सेप्ट करना चाहिए क्या, आगे चल के मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा क्या, मैनेजमेंट इंटीग्रिटी के साथ काम करने वाला है क्या, तो उसका रिजल्ट क्या निकला, उसके रिजल्ट्स के आधार पे तुम अपने स्ट्रैटेजी को बनाओ, राइट। प्लस जो एंगेजमेंट पार्टनर ने बहुत सारा नॉलेज गेन किया है, बहुत सारा अनुभव गेन किया है, बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन किया है व्हाइल परफॉर्मिंग अदर एंगेजमेंट्स, उसके आधार पे अपने स्ट्रैटेजी को बनाओ। ये तो लॉजिकल सी चीज है ना यार। अब सोचो, ये तो टेक्निकल टर्म्स में आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं बिकॉज एग्जाम में ऐसा लिखना है, लॉजिकली बहुत आसान है। ऑडिट स्ट्रैटेजी बनानी है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी में किन बातों का ध्यान रखना है, हाँ भाई मेरे को अपना प्रोफेशनल जजमेंट यूज करना है, मेरे को अपना पुराना ऑडिट का जो नॉलेज है उसको यूज करना है, मेरे को अपना प्रोफेशनल जजमेंट यूज करना है, मेरे को अपने पुराने एंगेजमेंट्स का यानी जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसको अपने पुराने ऑडिट एंगेजमेंट्स का नॉलेज यूज करना है, उसको क्लाइंट के बिजनेस को अंडरस्टैंड कर लेना है, नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस को अंडरस्टैंड कर लेना है, एंटी ऑफ प्रोसीजर्स डिसाइड कर लेना है, अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजी बना लेनी है, फिर प्लान बना देना है, फिर ऑडिट कर देना है। तो वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन वैसे लिख के मार्क्स प्रॉपर नहीं मिलेंगे, आपको प्रॉपर वर्डिंग्स के साथ लिखना पड़ेगा। कुल मिला के 5 पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे। अगर आपसे पूछा जाए एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी तो यहाँ पे 5 पॉइंट्स हैं, और इन 5 पॉइंट्स के ये कीवर्ड्स हैं। यानी आप ऐसे नहीं लिखोगे बनाकर ऑडिटर शुड ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट, नो, यू विल राइट ऑडिटर शैल आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट एंड डिफाइन द स्कोप। ऑडिटर क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट एंड डिफाइन करेगा स्कोप। ऑडिटर एसर्टेन करेगा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ एंगेजमेंट टू प्लान एसटीडी ऑफ ऑडिट एंड एसर्टेन करेगा एनटीई ऑफ रिसोर्सेज टू प्लान द परफॉर्म द एंगेजमेंट। सिमिलरली ऑडिटर कंसीडर करेगा फैक्टर्स सिग्निफिकेंट एज पर प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ ऑडिटर और कंसीडर करेगा रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड हिज प्रायर नॉलेज। एग्जाम के अंदर आप इस तरीके से 3 हेडिंग्स में डिवाइड नहीं करेंगे, आइडेंटिफाई के अंदर ये आएगा, एसर्टेन के अंदर ये आएगा, कंसीडर के अंदर ये आएगा। ये तो मैंने सिर्फ आपको याद कराने के लिए बोला है। पॉइंट क्या बनेगा, आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंगेजमेंट, डिफाइन द स्कोप, एसर्टेन, राइट। तो आइडेंटिफाई करेगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट एंड डिफाइन द स्कोप, एसर्टेन करेगा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ एसर्टेन टू एंगेजमेंट टू प्लान एसटीडी ऑफ ऑडिट, दैट इज अगेन स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन ऑफ ऑडिट, आप एसटीडी लिख के नहीं आओगे। एनटीई ऑफ रिसोर्सेज टू परफॉर्म द एंगेजमेंट, एसर्टेन करेगा एनटीई ऑफ रिसोर्सेज, एसर्टेन करेगा नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज टू परफॉर्म द एंगेजमेंट, कंसीडर करेगा फैक्टर्स सिग्निफिकेंट एज पर हिज प्रोफेशनल जजमेंट एंड द रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट ऑफ द प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, एंड साथ ही साथ नॉलेज he has acquired previously, knowledge the engagement partner has acquired previously। तो ये 2 सवाल हैं ऑडिट स्ट्रैटेजी को लेकर जो अगेन आपको ध्यान रखना है, राइट। द 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट कैन कम टू रिलेटेड टू ऑडिट स्ट्रैटेजी। एक क्वेश्चन और बन सकता है ऑडिट स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान, जो हमने पहले डिस्कस किया था कि पहले ऑडिट स्ट्रैटेजी बनता है फिर प्लान बनता है, राइट। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड प्लान आपस में इंटर रिलेटेड होता है, एक में चेंज होगा तो दूसरा में भी चेंज होगा। ऑडिट स्ट्रैटेजी कम डिटेल्ड होता है, प्लान जो है ज्यादा डिटेल्ड होता है, राइट। सो अगेन वो एक क्वेश्चन भी बन सकता है, दैट इज ऑडिट स्ट्रैटेजी वर्सेस ऑडिट प्लान। और ऑडिट प्लानिंग के ऊपर जनरली क्या क्वेश्चन बन सकता है, बेनिफिट्स क्या है प्लानिंग के, ओवरऑल प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीजें कवर करेगा ऑडिटर, प्लानिंग एक कंटिन्यूअस फेज है, प्लानिंग एक कंटिन्यूअस फेज है, इट्स नॉट ए डिस्क्रीट फेज, राइट, इट्स नॉट ए डिस्क्रीट फेज ऑफ ऑडिट, वो एक कंटिन्यूअस फेज है। किन बातों को आधार लेते हुए प्लानिंग बनाया जाएगा, प्लानिंग कंसिडर किया जाएगा, तो दैट आर द क्वेश्चंस दैट कैन कम। तो अगेन आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगेन बुक्स आपको याद करने में परेशानी हो सकती है, बट अगर आप इस तरीके से याद करोगे तो आपको एकदम फिंगर टिप्स में याद हो जाएगा। आपको बस ये याद रखना है ऑडिट स्ट्रैटेजी असिस्ट करता है ऑडिटर को इन परफॉर्मिंग किसको, कितना, कब, कैसे, और फिर अंदर वाले पॉइंट्स। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, आइडेंटिफाई, एसर्टेन, कंसिडर। आइडेंटिफाई के अंदर 1 पॉइंट, एसर्टेन के अंदर 2 पॉइंट एंड कंसिडर के अंदर भी 2 पॉइंट। नोट इट डाउन।